अवसर पर प्रजापति छात्रावास कोटपुतली के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय मामचंद जी ठेकेदार जी, दक्ष सेवा संस्थान के अध्यक्ष श्री नरेश कुमार जी और सम्मानित मंच और सामने बैठे प्रिय विद्यार्थियों, आप सबको मेरी तरफ से गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। गणतंत्र दिवस के बारे में नरेश जी ने बहुत सारी बातें कही, तमाम जो कार्यक्रम के जो अतिथि थे उन्होंने विस्तार से बातें बताई। साथियों, संविधान का दिन है आज, और इस गणतंत्र दिवस को आज हम इसलिए मनाते हैं कि इस दिन भारत का संविधान लागू हुआ था। भारत का संविधान वैसे तो 26 नवंबर को पहले लागू हो गया था, उस दिन कुछ सिफारिशें ही लागू हुई थी, और पूर्णतः जो जितने भी इसमें सिफारिशें थी सारी लागू 26 जनवरी 1950 को लागू हुई। और इस गणतंत्र दिवस और संविधान से जुड़ा हुआ हमारे कुमार प्रजापति समाज का एक बहुत बड़ा नाता है। अभी मैंने आपसे नोट्स करवाए थे, भारत के इतिहास में सबसे कम उम्र में शहीद होने वाले उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के लोहतन हथियागढ़ गांव के शहीद रामचंद्र विद्यार्थी थे, जो मात्र 13.5 साल की उम्र में देश की आज़ादी के लिए उन्होंने अपना शरीर देश के लिए बलिदान कर दिया था। लेकिन साथियों, हमारे लोगों के पास में शिक्षा के अधिकार नहीं थे। कुछ जो सक्षम जो वर्ग थे उनके पास पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, तो हमारे इतिहास को दमन कर दिया गया। और ये जो भारत का जब संविधान लिखने की जब बात आई थी देश में, अंग्रेज जब इस आज़ादी के आंदोलन के बाद अंग्रेज भारत छोड़ रहे थे, तो उस वक्त अंग्रेजों के जो डेलीगेशन था, उनकी जो अंग्रेजों की हुकूमत थी, उसने भारत की आज़ादी की लड़ाई का नेतृत्व करने वाले लोगों को उन्होंने बुलाया था और उनसे निवेदन किया था कि इस देश का संविधान आप अब तैयार करिए और आप हमें ऐसे व्यक्ति का नाम सुझाइए जो व्यक्ति इस भारत का संविधान लिख सकता है, जिनके नेतृत्व में ये सारा जो देश चलाने का जो खाका तैयार होगा, उस ऐसे व्यक्ति का आप नाम सुझाइए। तो उन प्रतिनिधियों के बीच में हमारे कुमार समाज का एक व्यक्ति था, डॉक्टर तत्वा कुमार। महाराष्ट्र में हमारे तो यहाँ कुमार प्रजापति ये टाइटल लगाते हमारे यहाँ तो, लेकिन महाराष्ट्र के अंदर कुमार प्रजापति समाज के लोग वहाँ अपने नाम के आगे कुंभार लगाते, कुंभार शब्द लगाते। तो उन प्रतिनिधियों में भारत के जो प्रतिनिधि था उसमें डॉक्टर रतनपा कुम्हार का नाम का एक शख्स था, जो अपने समाज से था, कुमार प्रजापति समाज से। उन्होंने अंग्रेजों को प्रस्ताव दिया कि इस देश का संविधान लिखने का जो जिम्मा है, वैसे तो जो संविधान सभा के जो तमाम साथी थे उन्होंने सबने सहयोग से लिखा था, लेकिन उन्होंने प्रस्ताव दिया कि डॉक्टर अम्बेडकर साहब को आप इस समिति का और ये जो संविधान लिखने का जो काम है इनके नेतृत्व में हम लोग करेंगे। तो डॉक्टर अम्बेडकर का नाम सुझाव देने वाले कौन थे? हमारे समाज का व्यक्ति था, डॉक्टर रतनपा कुम्हार। और उसके बाद ये संविधान लिखा गया, संविधान सभा बड़ी, संविधान सभा में डॉक्टर रतनपा कुम्हार भी उस सभा के सदस्य थे, डॉक्टर अम्बेडकर साहब उसके अध्यक्ष थे। तो दलितों ने तो डॉक्टर अम्बेडकर को अपना आइकन माना, रियल आइडियल माना, और वो वर्ग आज कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए। और हम जो रतनपा के जो वंशज हैं वो आज वही की उसी स्थिति के अंदर है। तो इस देश का संविधान लिखने की बात जब आई तो भारत के संविधान लिखने में हमारे समाज का योगदान था। और आज हम इस दौर में हैं कि हमारे समाज की आज किसी क्षेत्र के अंदर हमारी भागीदारी नहीं है। तो साथियों, डॉक्टर रतनपा कुम्हार को आप उनकी जीवनी को पढ़ा, गूगल पे सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। डॉक्टर रतनपा कुम्हार का क्या योगदान था। जब 1952 में पहली बार लोकसभा का चुनाव हुआ, उस लोकसभा के चुनाव में महाराष्ट्र से वो लोकसभा के मेंबर चुने गए। 1952 में वो लोकसभा के मेंबर चुने गए और आज 2023 आ गई, लेकिन आज 1952 में तो हमारे सांसद थे और आज हमारा लोकसभा में एक भी लोकसभा का सदस्य नहीं है। तो समाज की आज राजनीतिक जो भागीदारी है वो भी पिछड़ रही है, शैक्षणिक भागीदारी उसमें भी हम लोग पिछड़ रहे हैं। तो हमें उनके आदर्शों को, उनके जो विचार हैं, उनके जो किए हुए कार्य हैं, उनको ध्यान में मध्य रखते हुए हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। और आप जो लोग यहाँ आए हैं, आपके मुकड़ों का ये सब लोग जो है ना, ये दुबड़ा दूर करने
होंगे। समझ पा रहे बात को? आप जो ये मुखड़े बैठे, आपके भविष्य का निर्माण यहाँ हो रहा है, इन सब लोगों का दायित्व है। ये सब लोग आपकी सुविधाओं के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। ये इतना बड़ा जो भवन बनाया गया समाज के पूर्वजों ने इसको एस्टेब्लिश किया है, उस धरोहर को बचाने का जिम्मेदारी हम सब लोगों की जिम्मेदारी है। और ये धरोहर नहीं बचेगी तो हम सब भी नहीं बचेंगे, ये निश्चित है। और आप जो ये सफाई के भी सचिव महोदय जो बता रहे थे, अध्यक्ष जी बता रहे थे कि यहाँ अव्यवस्थाओं का आलम है। साथियों, आप तो महीने 2 महीने 5 महीने तैयारी करके निकल जाओगे, लेकिन आप स्वयं के साथ तो धोखा दे जो सफाई नहीं करके आने वाली जो यहाँ पीढ़ियां जो आएगी पढ़ने के लिए, जो स्टूडेंट्स आएंगे, उन सब स्टूडेंट्सों का भी भविष्य आप लोग खराब कर रहे हो। ये अव्यवस्थाएं हो जाएंगी, संस्थाएं बंद पड़ जाएंगी, ये लोग भी कितने दिन आपकी यहाँ सुविधाओं के लिए लगे रहेंगे, आप कहना नहीं मानोगे। ये तमाम तरीके की जो बातें हैं उनको आप समझो, आपका भविष्य नहीं, आप बच्चों का भविष्य भी, आने वाली पीढ़ियों का भविष्य भी आप सफाई के साथ नहीं रहोगे तो खराब कर रहे हो। और कोरोना के बाद हम सब लोगों ने एक प्रेरणा ली थी कि हम अपनी खुद की भी सफाई करेंगे और हमारे हम जहाँ रहेंगे, जिस स्थान पे हम रहेंगे उसकी भी सफाई करेंगे। लेकिन हम जब परिस्थितियां निर्माण होती है तो व्यक्ति बड़ी बड़ी शपथ लेता है, लेकिन जिससे ही परिस्थितियां सामान्य होती है तो हम इन चीज़ों को भूल जाते हैं। जैसे हम सुबह उठते हैं, हम नित्य कर्म जो होता है हम वो सारे करते हैं, हम नहाते धोते हैं, ये सारी चीज़ें हम समय पे करते हैं, हम खुद की सफाई करते हैं। तो हम जहाँ रह रहे हैं उसकी सफाई का जिम्मेदारी भी तो हमारी है। और आप अगर ऐसे नहीं करोगे तो स्टाफ जो यहाँ का मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट आपको इतनी कम शुल्क में आपको पढ़ा रहा है। जिन परिवारों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं उनको निःशुल्क पढ़ा रहे हैं। जैसे कि हमारे मैनेजर साहब बता रहे थे हॉस्टल के कि भाई हम निःशुल्क बच्चों को पढ़ा रहे हैं। और आप अगर सफाई स्वयं नहीं करोगे, यहाँ अपने रूम की सफाई तो आप स्वयं कर सकते हैं, सामने जो रूम के सामने जो जगह है उसकी सफाई आप स्वयं करें। अगर आप नहीं करोगे तो बाहर से हायर करेंगे, किसी सफाई कर्मचारी को हायर करेंगे, तो ये जो आर्थिक जो बोझ पड़ेगा वो आपके ऊपर ही पड़ेगा ना। तो इसलिए आप सब लोगों का दायित्व है कि आप अच्छे से साफ सफाई रखें। साफ सफाई और माहौल अच्छा नहीं रहेगा तो आप अपनी पढ़ाई अच्छे से नहीं कर सकते। इसलिए अपने कैरियर को अच्छा बनाने के लिए, अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए आप अच्छी पढ़ाई करें, या साफ सफाई रखें। और कोई भी तरह की असुविधा आपको अगर लग रही है, यहाँ सुविधाओं की आवश्यकता है, तो ये सारा मैनेजमेंट बैठा है। मैं आपको जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ कि किसी भी आपकी जो सुविधा है उस सुविधाओं की वजह से आपकी प्रतिभाओं को दबने नहीं दिया जाएगा। और आप पढ़ाई तो आपको स्वयं को करनी होगी। मैं एक छोटी सी मिसाल बताऊँगा, उसके बाद में काफ़ी देर से कार्यक्रम चल रहा, मैं बात को खत्म करूँगा। जब देश पूरे विश्व में सेकेंड जो विश्व युद्ध चल रहा था, उस वक्त सभी देशों ने अपना जो शिक्षा का जो बजट था, शिक्षा का बजट मतलब बहुत कम कर दिया था। ब्रिटिश ने अपना जो शिक्षा का बजट था उसको, सालाना जो बजट होता था उसको बरकरार रखा। तो कई देशों ने ब्रिटिश हुकूमत से पूछा कि भाई आप इतना बड़ा विश्व युद्ध चल रहा है और आप अपनी शिक्षा के बजट को आप क्यों नहीं कम कर रहे। तो उन्होंने बताया कि बम से कोई पुलिया टूट जाएगा, रोड टूट जाएगी, कोई भवन डैमेज हो जाएगा तो ये तो वापस बन जाएंगे, लेकिन ये पीढ़ी तबाह हो गई ना। ये जो पीढ़ी जो है, आने वाली जो जनरेशन है, ये पीढ़ी तबाह हो गई, तो ये पीढ़ी बनाना संभव नहीं है। तो उन्होंने इसलिए शिक्षा का बजट कम नहीं किया। तो ये जो लोग लगे हुए हैं, जो ब्रिटिश वाली जो बात है, ये पीढ़ी को बचाने वाले लोग हैं। आपकी सुविधा ये लोग कम कर देंगे। इन्होंने जो सामाजिक बुराइयां थी, उन बुराइयों के खिलाफ इनका मिशन चल रहा है, उनको खत्म करें। बड़े बड़े शादी विवाह करते हैं उनको छोटा कर दिया, सामूहिक विवाह कर रहे हैं। कई जो कुरीतियां चल रही थी, बड़े बड़े मृत्यु भोज थे, ये जो अंधविश्वास है, धार्मिक जगह कई जगह अंधविश्वासों में खर्चा हो रहा था, उसको कम करके यहाँ आपकी सुविधाओं के लिए लगा रहे हैं। तो ये आप सब लोगों का भी दायित्व है कि आपको बचाने के लिए लोग प्रयास कर रहे हैं। तो आप अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखें। किसी भी तरह की, मैं पुनः आपको कहना चाह रहा हूँ, किसी भी तरह की कोई असुविधा आपको लगे या कहीं सुविधाओं की कमी आपको नजर आए, तो सारा मैनेजमेंट आपके साथ में बैठा, आपकी सुविधाओं के लिए तैयार है। धन्यवाद। एक बार पुनः